प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का न्यू बैच। आज स्टार्ट हो गया आज से। वैसे तो बोले थे 1 मार्च के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं नहीं कर पाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो आज से आप लोग का जो क्लास 10th का मैथ है वो आप लोग का शुरू किया जा रहा है। और एक बात, जैसे आप सभी को पता है कि इस चैनल पर सिर्फ क्या होती है, तो मैथ पढ़ाया जाता है। लेकिन अदर जो सब्जेक्ट जितना भी है उसका PDF आपको ज़रूर दिया जाएगा। जैसे साइंस हुआ, सोशल हुआ, सबका नोट्स आप सभी को मिलेगा। उसके लिए आपको जाना होगा इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ आप जाइए। वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ आप जाके जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे नोट्स वगैरह आपको दिया जाएगा। उसके लिए आप लोग ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और सब बच्चे, नए से बच्चे हैं, उनको भी मालूम हो सके, वो भी लाभ उठा सके। ठीक है। तो एक बात और से, जैसे कि आप सभी सोच रहे होंगे, सर मैं लाइव क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। लाइव होने का मेन कारण ये है कि गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होती है, जो लाइव हम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क बढ़िया से नहीं रहता है। ठीक है, हाफ डाउन करते रहता है। इसीलिए मैं लाइव नहीं पढ़ा पाता हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। ठीक है। और लेकिन आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कोई भी दिक्कत अगर होता है, जैसे मैं तो अभी पढ़ा रहे हैं ना, कहीं पे अगर आपको दिक्कत लगता है सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक जुड़ जाइए, वहाँ आप मैसेज कीजिए हमको। ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा आप हमसे बात कर सकते हैं। हम उसको अगले क्लास में फिर बताने का प्रयास करेंगे जहाँ आपको दिक्कत होगा। ठीक है। मेरा नंबर आप लिख लीजिए ताकि पता रहेगा, 7484979602। इस नंबर को आप लोग कहीं पे लिख लीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत हो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं। उसका हम अलग से वीडियो बना के आपको समझा देंगे जहाँ भी दिक्कत होगा। ठीक है। तो चलिए, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, है ना। तो चैप्टर 1 है ये मैथ का। ठीक है। हम यहाँ पे जो भी मैथ पढ़ेंगे वो NCERT का सिलेबस ये रहेगा। ठीक है। और कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा, मात्र NCERT का ही रहेगा। ठीक है। देखिए, तो वास्तविक संख्या कहते किसको हैं। तो सिंपल अगर बात करें, परिभाषा की सिंपल अगर बोलें, तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितना भी संख्या है, ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, वो सब क्या है, वास्तविक संख्या। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है। डिटेल में समझेंगे, और परिभाषा की अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है, मिलाकर जो भी संख्या बनता है वो क्या बन जाता है, वो वास्तविक संख्या बन जाता है। ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको ये सब संख्या के बारे में समझना होगा। ठीक है। परिभाषा याद नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके परिभाषा पूछने वाला नहीं है। बस समझना है कि होता क्या मेन। ठीक है। चलिए, हम सबसे बिल्कुल बेसिक से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोग को शुरू करेंगे। जो क्या है, पहला एक प्राकृत संख्या, जो क्लास 4th में आप लोग पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। ठीक है। दोबारा पढ़िए, यहाँ पे समझने के पूरे प्रयास करेंगे, और 100% आपको समझ में आएगा ही आएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। ठीक है। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या देख क्या होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या का, यानी कि जहां से हम लोग गिनती क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बोलिए, बचपन में गिनती कहाँ शुरू किए थे, तो 1 2 से किए थे, है ना। तो वही 1 2 से जब संख्या स्टार्ट होती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 5, इस तरह से आगे चलते रहेगा। मतलब सिर्फ इसमें ये नहीं आएगा, सिर्फ जीरो नहीं आएगा, जीरो इसमें नहीं आएगा। बाकी 2 हुआ, 3 हुआ, 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या, 6 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। मतलब 1 से आगे जितना भी नंबर होती है, वो सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो कौन, क्या बोलेंगे, तो 1 है। क्या है, 1 है। और एक चीज कि इसे हम एन से, यानी कैपिटल एन से सूचित करते हैं, इसको, प्राकृतिक संख्या को। जहां कहीं भी अगर ऐसे लिखा रहे कि n बराबर 1 2 4 8, समझ लीजिएगा ये कौन संख्या के बारे में बोल रहा है, ये प्राकृतिक संख्या के बारे में बोल रहा है। ठीक है। समझ गए वाला, कहीं डाउट नहीं है ना। अगर कहीं डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा आपको, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं, आपको समझा सकूं। ठीक है। चलिए, इसके बाद है 2 नंबर में पूर्ण संख्याएं। क्या है, पूर्ण संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। देखिए, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि जैसे प्राकृतिक संख्या ये था, है ना, इसी में अगर हम जीरो लगा देते हैं, जीरो को शामिल कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया पूर्ण संख्या। क्या बन गया, वीडियो आ रही क्लियर ना। ठीक है। अब ये सारी संख्या क्या बन गया, ये बन गया पूर्ण संख्या। ठीक है। बस क्या आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया। अब यहाँ से यह कह सकते हैं
कि जो सभी प्राकृत संख्या जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए यहाँ तो जीरो भी आ गया, लेकिन इसमें जीरो है नहीं है। बाकी सब संख्या है लेकिन इसमें क्या है, नहीं है, सिर्फ जीरो नहीं है। तो कुछ नहीं, परिभाषा तो कुछ रखा हुआ नहीं है, बस इतना समझ लेना है कि प्राकृत संख्या में जीरो अगर लगा देंगे, जीरो को शामिल कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं दो क्या है, दो प्राकृत भी है पूर्ण भी है। तीन क्या है, तीन प्राकृत भी है पूर्ण भी है। ठीक है, जीरो, सिर्फ जीरो ऐसा संख्या है जो पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या वो नहीं है। समझ गए बात? अब ये समझना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो क्या बोलेंगे, जीरो। क्या बोलेंगे, जीरो। और इसे हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से क्या करते हैं, इसको सूचित करते हैं। इसको तो पूर्ण संख्या को। और एक बात आप लोग ये टेंशन नहीं लीजिएगा सर कि एक्सरसाइज कब पर आइएगा। देखिए एक्सरसाइज में कुछ रखा हुआ नहीं है। अगर आपका बेसिक मजबूत अगर होगा, ठीक है, अगर जो चैप्टर होता है उसका अगर टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट के साथ आप समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज कुछ है ही नहीं, वो एक दिन में बन जाएगा। ठीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं, अभी बहुत टाइम है, आराम आराम से पढ़ेंगे। इसको आप नोट कीजिए, फिर इसके अगला जो और सब भी संख्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए अब 3 नंबर में क्या है, पूर्णांक संख्या। इसको समझते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटीजर्स नंबर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, देखिए पूर्णांक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप क्लास 10th के लिए है। ठीक है, वैसे भी जितना आप अभी पढ़ रहे हैं या आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए होता क्या है कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, पूर्ण संख्याएं। अभी जो पूर्ण संख्या पढ़े थे यानी कि 0 1 2 3 यानी जो संख्या कहाँ स्टार्ट हो, जीरो से, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, पढ़े थे ना। यानी पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक यानी माइनस वाले संख्या को भी अगर उसमें ऐड कर देते, उसमें भी सब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, वो पूर्णांक संख्या क्या बन जाता है, पूर्णांक संख्याएं बन जाता है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये क्या है, नंबर लाइन। क्या है ये, नंबर लाइन है। ठीक है, तो नंबर लाइन शुरू कहाँ से होता है, पहले यहाँ पे जीरो देते हैं, इधर एक होता है, इधर दो, इधर तीन, इधर क्या होगा, इधर घटते जाएगा है ना, -1 -2 -3 इस तरह से। अब देखिए इस नंबर लाइन में ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पूर्ण संख्या है। जीरो से 0 1 2 3 4 3 क्या है, पूर्ण संख्या है। और इधर क्या, ये नेगेटिव है। नेगेटिव आ गया ना, तो वही तो कह रहा था कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि संख्या जो भी हो, अगर वो प्लस में है तो भी पूर्णांक होगा, माइनस में है तो भी पूर्णांक होगा। इससे भी अगर बात करते हैं, क्या 5, क्या 5 पूर्णांक है, बिल्कुल है। क्या -5 पूर्णांक है, बिल्कुल। यानी कि इसमें क्या होता है कि माइनस वाला संख्याओं को भी क्या करते हैं, हम ले लेते हैं इसमें, पूर्णांक में। समझ के बाद, पूर्णांक कहीं डाउट नहीं है, चलिए बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर आपसे पूछूं कि बताइए इसमें न, इस नंबर लाइन में धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है, तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है, तो एक है, दो है, तीन है, ये तीनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे आगे और भी होते रहेगा ये। ठीक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव यानी प्लस वाला, ये प्लस वाला है। अगर बोलेंगे कि इस नंबर लाइन ये बताइए कि ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है, तब ये सब हो जाएगा माइनस वाला। लेकिन ये जीरो, जीरो क्या है, आखिर जीरो भी कुछ ना कुछ होगा ना। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन बहुत होती है कि क्या जीरो प्लस है, कि जीरो को हम प्लस या माइनस से ले सकते हैं। तो जीरो को हम किसी से भी नहीं ले सकते हैं। जीरो क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है, ना ही वो प्लस है ना ही वो माइनस है। जीरो जीरो है। समझ के बात, कभी भी जीरो के आगे में प्लस माइनस नहीं होती है। ठीक है, अकेले में से यहाँ पे कभी भी हम माइनस जीरो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जीरो सिर्फ जीरो होता है। तो ये कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक ये सब हुआ, ऋणात्मक पूर्णांक ये हुआ, और और अगर बोलेंगे उदासीन पूर्णांक तो जीरो हो जाएगा। यानी पूर्णांक 3 तरह का होता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। तो उतना दिमाग आपको नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना है कि प्लस या माइनस वाले जो भी संख्या होती है वो क्या होता है, वो पूर्णांक होती है। समझ गए। और पूर्णांक को क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल आई या जेड से क्या करते हैं, इसको सूचित करते हैं, इसको पूर्णांक। ये समझ गए। चलिए अब आते हैं अभाज्य संख्याएं में। अभाज्य संख्या का जो इंग्लिश होती है वो होता है प्राइम नंबर्स। चलिए इसको समझते हैं।
वे संख्या है जो स्वयं, स्वयं मतलब खुद, स्वयं मतलब खुद, है ना, और एक के अतिरिक्त यानी एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसा अगर कोई संख्या है जिसको अगर हम एक से भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाए, है ना, या खुद से भाग देंगे तो वो कट जाए, लेकिन और किसी से भी ना कटे। जैसे यहाँ पे दो है, बताइए ये दो किससे किससे कटेगा, यानी भाग देंगे किससे किससे कट, शेष वर्ग के साथ जीरो आ जाएगा। तो बताइए अगर इसमें हम एक से भाग देंगे तो आराम से कट जाएगा, देखिए तो एक दूनी दो कट गया। अगर इसी दो में हम दो से भाग दीजिए, दो एकम दो कट गया। क्या किसी और से कटेगा ये दो? नहीं कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा। यानी ये दो जो है ये तो सिर्फ एक से कट रहा है। किससे कट रहा है? सिर्फ एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है, यानी अपने आप से कट रहा है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाता है? तो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे और एग्जांपल लेंगे, तीन, तीन भी देखिए सिर्फ एक से कटेगा और खुद तीन से ही कटेगा वो, और किसी से नहीं कटेगा। तो इस तरह का जितना भी दुनिया में संख्या है सब क्या है? अभाज्य है। क्या चार अभाज्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चार देखिए एक से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, दो से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, चार से भाग देंगे तो भी कट जाएगा। ये तो बहुत सारा संख्या कट रहा है, लेकिन क्या बोले अभी? सिर्फ एक और खुद से कटना चाहिए, तभी वो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, कोई डाउट इसमें आपको नहीं होगा। ठीक है, इसको आप सभी नोट कर लीजिए, सिर्फ आप लोग कॉपी में लिख लेना है और खाली इसको पढ़ते रहना है, याद नहीं करना, सिर्फ खाली दिमाग में सेट करना है क्या क्या होती है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब देखते हैं 5 नंबर, यानी भाज्य संख्याएं। क्या है? भाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। देखिए ये क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। यानी कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। देखिए अभाज्य में क्या पढ़े थे कि एक से और खुद से विभाजित हो, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक स्वयं यानी खुद से विभाजित हो, एक से भी विभाजित हो, लेकिन उसके साथ में अतिरिक्त मतलब किसी और से भी क्या हो? वो विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे हम? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि देखिए चार, चार देखिए एक से कटेगा, दो से भी कटेगा और खुद से यानी चार से भी कटेगा, इसीलिए क्या हुआ? भाज्य संख्या। अगर यहाँ से क्वेश्चन ये रहे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो क्या बोलेंगे? चार, क्योंकि तीन तो नहीं होगा, क्योंकि तीन क्या है? तीन अभाज्य है, क्योंकि वो खुद से करता है और सिर्फ तीन ही से करता है और किसी से नहीं करता है। लेकिन चार है, छह हुआ, छह देखिए, छह देखिए एक से कटेगा, अगर एक से भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, दो से भाग दीजिएगा तो भी कट जाएगा वो, तीन से भाग दीजिएगा तो भी कटेगा, छह से भाग दीजिएगा तो भी कटेगा। यानी कि बहुत सारे संख्या से करता है, ये खुद से करता है, एक से भी करता है और किसी और से भी करता है, इसलिए सारे क्या हुआ? ये सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो क्या बोलेंगे? चार। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है। ये एक को ना ही भाज्य लिया गया है ना ही अभाज्य है। ठीक है, इसको आप लोग खास दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एक तो ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 6 नंबर में, सह अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको आपके लिए इस चैप्टर में, अगर ये समझ लेंगे तो आगे आपको और आसानी होगा समझने में। ठीक है, देखिए दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF, ठीक है, 1 होता है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे दो और तीन है, क्या है? दो और तीन है, ये दो और तीन का अगर हम HCF निकालेंगे तो बताइए ऐसे ही निकालेंगे, दो एकम दो, तीन में दो घटाएंगे एक आएगा, फिर ऐसे करेंगे ये दो यहाँ पे आएगा, एक का परा दोबारा पढ़ेंगे दो होगा, ये कट जाएगा। तो बताइए HCF कितना आया? HCF कितना आया? तो एक आया, HCF एक आया ना, तो वही तो कह रहा था, दो अभाज्य संख्या का ऐसा समूह। तो बताइए ये दो और तीन जो है ये क्या है? अभाज्य संख्या, कि दो भी अभाज्य है और तीन भी अभाज्य है, दो समूह हुआ। अब आगे देखिए, जिसका महत्तम समावर्तक यानी HCF एक होता है। देखिए अभी HCF यहाँ पे हम किए तो कितना है? एक आया ना, एक आ गया। तो उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि दो ठो आभा सॉरी सह अभाज्य संख्या, यहाँ सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ लिखने में थोड़ा सा,
यहाँ अभाज्य नहीं सह अभाज्य लिखेंगे, उसे सह अभाज्य, थोड़ा मिस्टेक हुआ, ठीक है। क्या कहेंगे, तो सह अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि दो ठो क्या होना चाहिए, आपका अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। और उस उन दोनों में आपस में एचसीएफ अगर निकालेंगे तो वो एक आना चाहिए। जैसे कि 17 और 19, देखिए सह अभाज्य संख्या जब भी होगा वो पेयर में होता है, ठीक है। दो अभाज्य संख्या मिलकर क्या बनता है, सह अभाज्य संख्या बनता है, ठीक है। और लेकिन एचसीएफ भी कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ये 17 और 19 का एचसीएफ कितना होता है, 17 और 19 का हम एचसीएफ निकालते हैं, देखिए यहाँ पे। तो 17 और 19 का एचसीएफ निकालेंगे तो बताइए 17 कम कितना 17 होगा, घटाइए, 9 में 7 घटाएंगे 2, 1 में 1 घटाएंगे कट जाएगा इस तरह का। फिर ये क्या आएगा, 17 यहाँ पे आएगा, तो 2 का पारा पढ़ेंगे तो 2 अट्ठे 16 होगा। 7 में 6 घटाएंगे 1 आएगा, है ना, ये तो कट जाएगा। फिर एक ऐसे ही रहेगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, 1 दूनी 2, तो कितना एचसीएफ आ गया इसका, 1 आ गया, आया ना 1। तो ऐसा समूह जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, वो क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। समझ गए बात। जब भी आएगा कैसा आएगा, तो पेयर में आएगा और दोनों अभाज्य संख्या रहेगा, ठीक है। वो दोनों अभाज्य संख्या मिलकर क्या बन जाएगा, वो सह अभाज्य संख्या, यानी ये क्या है, ये सह अभाज्य संख्या होगा, ये भी क्या है, सह अभाज्य संख्या, ये भी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। समझ गए बात। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए अब 7 नंबर में क्या है, सम संख्याएं, क्या है, सम संख्याएं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। आप ये किसको कहते हैं, इसको समझते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 2 से क्या हो, पूरी तरह से वो कट जाए यानी भाग लग जाए, उन्हें क्या कहते हैं, तो सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 हुआ, 2 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो पूरी तरह कट जाएगा। ये 4 है, 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, पूरी तरह ये कट जाएगा। यानी जितना भी संख्या दुनिया में है, अगर वो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है, 2 से कट जाता है भाग देने पे, तो क्या कहलाएगा, वो सम संख्या कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स, ठीक है। अब इसका उल्टा जस्ट क्या है, विषम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। यानी इसमें क्या होता है कि वे संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह क्या हो, विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हुआ, जैसे 3 हुआ, अगर 3 में आप 2 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 2 1 कम 2, घटाइएगा 3 में 2 जाएगा 1, क्या पूरी तरह कटा, शेषफल 0 आया, नहीं आया। शेषफल 0 आएगा तब क्या होगा, वो सम संख्या। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विषम संख्या, ठीक है। यानी जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो। तो उम्मीद करता है ये समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अब 9 नंबर में है परिमेय संख्या। यह काफी इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको हम 100% समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहला क्या है कि परिमेय संख्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर्स। ये परिमेय संख्या कहते हैं किसको है, देखिए तो वे संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कैसे लिखा जाए, यानी कि p बाय q के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में अगर जिसको लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। देखिए जहां p और q, उसके लिए शर्त भी है, क्या है देखिए वो समझते हैं। जहां p और q पूर्णांक हो, क्या हो, लेकिन q कभी शून्य ना हो। देखिए ये पूर्णांक क्या, अभी पूर्णांक पढ़े हैं, जो भी संख्या प्लस में हो या माइनस में हो वो सभी क्या है, पूर्णांक है। या जैसे 1 2 या -3, ये सब क्या पूर्णांक है, इसमें प्लस और माइनस लगा हो वह क्या होता है, पूर्णांक होता है। 0 ये भी पूर्णांक है, ये उदासीन पूर्णांक अभी पढ़े थे, ये भी क्या है, पूर्णांक ही है। तो देखिए परिमेय संख्या होने के लिए अंश और हर यानी p और q को क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए। ये p बाई क्यू क्या, इसको समझ, देखिए ये इस तरह से लिखा गया है, p बाई क्यू, यानी p को समझ लीजिए आप अंश, क्या समझते हैं, अंश, और q क्या समझते हैं, हर। अंश और हर ये समझ लीजिए, यानी p बाय क्यू रूप, यानी कि भिन्न के रूप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए,
भिन्न के रूप में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, ये तो भिन्न के रूप में नहीं है, यानी p बाई क्यू के रूप में है नहीं है, तो क्या ये अपरिमेय होगा? बिल्कुल परिमेय होगा। क्यों होगा? देखिए, जैसे यहाँ पे 2 है, अगर इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक तो है, एक है ना, तो बताइए ये ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया, क्या ये p बाय q रूप नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इसका मतलब कि ये 2/1 क्या है, परिमेय है, और ये भी 2 क्या है, परिमेय है। क्यों परिमेय है? कि उसके इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक है। समझ गए? उसी तरह से ये 2/3 ये भिन्न के रूप में है, p बाय q रूप है, और जहां 2 भी क्या है, पूर्णांक है, और 3 भी क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक होना जरूरी है, तभी वो परिमेय होगा, अन्यथा परिमेय नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। अब देखिए यहाँ पे है -2, क्या है, ये -2 है, क्या ये परिमेय है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूर्णांक हुआ। लेकिन अब पूर्णांक तो हो गया, अब ये चेक करना है क्या ये p बाय q रूप है, तो बिल्कुल है। इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक है, इसलिए क्या होगा, परिमेय होगा। उसी तरह -5, ये भी परिमेय होगा। अब देखिए √4, जैसे √4 जो है, कोई संख्या अगर रूट के अंदर में है तो वो पूर्णांक नहीं होता, पूर्णांक वो नहीं होता है, इसलिए वो अपरिमेय होता है। लेकिन ये जो √4 है, तो √4 को अगर हम रूट से बाहर निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि इसको अगर रूट से निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 क्या है, परिमेय है, क्योंकि ये पूर्णांक है 2, इसके नीचे में कोई नहीं तो 1 है, तो 2/1 जब पूर्णांक है, परिमेय है, तो इसका मतलब √4 भी क्या होगा, परिमेय होगा। क्योंकि √4 जो है वो रूट के अंदर से वो बाहर निकल सकता है, वो बाहर क्या होगा, निकल जाएगा, इसलिए वो परिमेय होगा। लेकिन √3 क्या परिमेय है? √3 परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रूट से बाहर निकल ही नहीं सकता है, पूरी तरह से रूट से बाहर निकलना जरूरी है, तभी परिमेय होगा। क्योंकि रूट के अंदर जो भी संख्या होता है वो पूर्णांक नहीं होता है। ये तो अभी पूर्णांक नहीं है, लेकिन इसको बाहर अगर निकालना चाहेंगे तो ये निकल जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा तब। इसलिए ये √4 क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। समझ के बात? तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या चाहिए? पहली बात कि वो p बाई क्यू यानी भिन्न के रूप में होना चाहिए। दूसरी बात कि p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी या तो प्लस में संख्या होना चाहिए या माइनस में होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज, लेकिन क्यों कभी शून्य ना हो, यानी हर जो होता है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कहीं पे अगर ऐसा लिखा रहे 2/0, 3/0, क्या ये परिमेय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या कह दिया यहाँ पे कि कभी भी हर जो यानी क्यों शून्य ना हो, 0 ना हो, क्योंकि कभी भी अगर हर 0 हो जाएगा, ये संख्या क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, का कोई मान है ही नहीं, इसका कोई मान नहीं है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। वीडियो आ रही क्लियर ना? ठीक है, तो इस तरह से हम समझते हैं कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इसे क्यों से यानी कैपिटल क्यों से सूचित करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अब आते हैं 10 नंबर में, यानी कि अपरिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। वैसे इसका डिफिनेशन क्या होता है, वैसी संख्याएं जिन्हें p बाय q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं ले सकते हैं वो अपरिमेय। अब बोलेगा सर ये से √3 जो है इसको तो हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, कैसे? इसके नीचे में कोई नहीं एक है, तो इसको p समझ लीजिए, इसको q समझ लीजिए। ठीक, आपका तो कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसको हम p बाय q में लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये परिमेय हो गया? नहीं। परिमेय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये √3 जो है ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक होना चाहिए तभी वो परिमेय होगा, तो ये पूर्णांक नहीं है ना, इसीलिए ये क्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या इसीलिए है। √2 ये भी रूट से बाहर नहीं होगा, और √2 जो है ये पूर्णांक है ही नहीं, जब ये पूर्णांक नहीं है तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे अगर हम बात करेंगे कि √16 क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो देखने में ये अभी अपरिमेय आपको लग रहा होगा, क्योंकि लगता होगा कि ये रूट के अंदर में है तो ये अपरिमेय होगा। नहीं, ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम रूट से बाहर निकालना चाहेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो 4 परिमेय है।
इसीलिए ये भी क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। समझ गए बात? तो इस तरह समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज ये सभी चीज आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इसका कुछ हम एग्जांपल्स और भी समझते हैं, ताकि आपको, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां आपको कंफ्यूजन बहुत होगा कि ये परिमेय क्या नहीं है, तो उसके बारे में भी समझते हैं, ठीक है। ये समझ गए? तो देखिए, यही दो संख्या मिलकर क्या बनता है, तो वास्तविक संख्या, यानी कि अगर परिमेय संख्या जो भी हो वो भी वास्तविक संख्या है, जो अपरिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या है। समझ गए? अगर बात करेंगे क्या √2 वास्तविक है, तो बिल्कुल है। क्या 2 वास्तविक है? बिल्कुल है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी कवर करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए आप देखते हैं क्या, ये जितना भी संख्या अभी हमें लिखे हैं, देखेंगे ये परिमेय है कि नहीं है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैट्रिक एग्जाम में बहुत रहता है ऐसे, कि इसमें दिया रहेगा कि इस ऑप्शन में कि क्या यह परिमेय है कि नहीं है, ठीक है। तो समझते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे ये 0.3, क्या यह परिमेय है कि नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये परिमेय है। क्या है ये परिमेय है। अब कैसे है उसका भी आपको रीजन बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे परिमेय है ये। देखिए, तो 0.3 है ना। तो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि जब किसी संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, यानी जब ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। और पॉइंट के इधर जितना संख्या उतना 0, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3/10, है ना। तो 3/10 देखिए यहाँ पे, ये 3 है, p, इसको समझ लीजिए q, p/q रूप हो गया, और 3 पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है ना। तो पूर्णांक भी हुआ और p/q के रूप में हुआ, तो ये परिमेय है। जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय क्यों नहीं हो सकता है, दोनों आपस में बराबर है ना। इसी को ना ऐसे लाए हैं, लिखे हैं, तो इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। समझ गए बात? अब थोड़ा सा आगे चलिए, यहाँ देखिए, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, रेकरिन वाले संख्या। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आपको हम समझाएंगे कि ये 0.6 पे रेकरिन है। इसको हम कैसे समझेंगे कि ये परिमेय है कि नहीं है, तो ये परिमेय है। अब कैसे है वो भी आपको हम बता रहे हैं कि परिमेय ये है तो है कैसे, ठीक है। ये तो परिमेय है। देखिए, सबसे पहले आपको हम सिखाएंगे इसको कि इसको p/q के रूप में कैसे लिखते हैं। रेकरिन वाले को p/q, इसको रेकरिन बोलते हैं या दंडा भी बोल सकते हैं। इसको p/q रूप में कैसे लिखेंगे, वीडियो आ रही क्लियर ना? देखिए, सबसे पहले ये 0.6 है ना, पहले इसको लिखिए, आप लिख लिए। ये पॉइंट अभी आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ऐसा लिख लिए। उसके बाद नीचे यहाँ भिन्न देना है। आपको हम शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, वैसे तो इसका काफी लंबा निकालने का तरीका है p/q रूप, ठीक है। आगे बहुत सारे प्रोसेस है, तो वो काफी लंबा, उतना लंबा हम नहीं जाएंगे। आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे, जिसका आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। इसका p/q रूप कैसे हम लिख सकते हैं वो आप बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए, तो देखिए यहाँ पे देखिए पॉइंट किधर, कितना संख्या पे रेखरीन है, तो एक, तो क्या करेंगे नीचे हम एक तो क्या करेंगे, 9 देंगे। क्या देंगे, 9 देंगे, तो हो गया ये p/q रूप। अब ये 0 इधर है, इसका कोई वैल्यू है नहीं, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 6/9। क्या 6/9 परिमेय संख्या नहीं है? तो जब 6/9 परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या ही होगा। 0.6 से क्या होगा, फिर रेखरीन क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कैसे लिखे मालूम पड़ा, कैसे लिखते हैं परिमेय संख्या, p/q रूप। तो उसी तरह से ठीक इसको करेंगे। देखिए, ये क्या है, ये भी परिमेय है, ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। कैसे है वो समझिए। देखिए, अब थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा अंतर है p/q रूप में लिखने, कैसे क्या अंतर है वो समझते। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये कितना है, 124, पहले लिखिए इसको, पॉइंट आपको नहीं देना है, ठीक, दे दिए। आप एक भिन्न देंगे। अब ये देखिए इधर कि पॉइंट के इधर, पॉइंट के इस साइड में कितना संख्या पे रेकरिन है, तो एक संख्या पे है, सिर्फ 4 पे है, तो उसके बदले में क्या देंगे, एक नीचे 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब उसके बाद ये डिसाइड करना है कि पॉइंट के इधर कितना संख्या पर रेकरिन नहीं है। देखिए, एक संख्या पे रेकरिन नहीं है, इसलिए नीचे क्या देंगे, एक 0 देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे, माइनस। माइनस क्या करेंगे कि देखिए कितना संख्या पे रेकरिन नहीं है, तो देखिए यहाँ भी नहीं, यहाँ पे नहीं, यानी कि 1 2 यानी 12 पे रेकरिन नहीं है, तो वो 12 क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। समझ गए बात? जितना संख्या पे रेकरिन नहीं होता है उस संख्या को
इस पे ऊपर वाले संख्या करेंगे घटाना है। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं किए थे क्योंकि इधर सिर्फ जीरो था, जीरो पे रेखा नहीं था। अरे जीरो माइनस करेंगे क्या फर्क पड़ता, वही होगा ना, इसलिए मैंने किए। लेकिन इसमें आपको घटाना पड़ेगा, कितना घटाएंगे तो 12। अब बताइए कितना हो जाएगा ये, तो इसको करेंगे तो 124 में 12 घटाइए तो 112 हो जाएगा बट्टे 90 हो जाएगा। तो बताइए ये परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। समझ गए बात की कैसे करते हैं, कैसे बदलते हैं। चलिए आप इसको बदलते हैं, इसको, ये भी परिमेय संख्या क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अब कैसे है वो चेक कर देखिए। क्या बोले पहले आपको कि पहले आप इसको लिखिए, तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे पॉइंट नहीं देना है, लिख लिए, उसके बाद भिन्न देना है, ठीक है, दे दिए। अब पॉइंट के बाद कितना संख्या पे रेखरीन है, तो दो संख्या पे है तो डबल लाइन, कितना लाइन, डबल लाइन देना है। अब पॉइंट के इधर कितना संख्या पे रेखरीन नहीं है, तो पॉइंट के इधर सभी पे रेखरीन है, कोई खाली है ही नहीं, तो जीरो नीचे नहीं देना है, कोई संख्या खाली है ही नहीं, ठीक है। अब पॉइंट के अब उसके बाद कितना संख्या पे रेखरीन नहीं है, तो दो इधर देखिए, दो पे रेखरीन तो है ही नहीं, तो वो दो क्या करेंगे, घटाना है। देखिए चाहे रेक्रिन के इधर या इधर, अगर रेक्रिन उस पर सॉरी सॉरी रेक्रिन नहीं, पॉइंट, अगर पॉइंट के ये साइड या ये साइड अगर कोई खाली हो तो उस संख्या क्या करते हैं पे घटाते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 234 में दो माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 232 बट्टे 99। ये बताइए क्या है, ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। समझ गए बात। चलिए अब ये पाई पाई तो आप लोग समझती है क्या है, अपरिमेय कौन संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इसमें आप किसी को दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए 22/7। अब बहुत सारे बच्चे लगता है कि सर ये जब अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये पी बाय क्यू रूप है, पहली बात। दूसरी बात की ये पी जो है ये भी पूर्णांक है, यानी 22 पूर्णांक है ना, और ये 7 ये भी पूर्णांक है। जब ये दोनों पूर्णांक है और पी बाय क्यू रूप है तो ये क्या होगा, ये परिमेय होगा, क्या होगा, ये परिमेय होगा। ठीक है, वीडियो आ रही क्लियर ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज में कहीं पे दिक्कत अगर नहीं होगा। अगर इसमें आपको कहीं पे दिक्कत अगर है, ये कैसे किए सर, और भी अच्छे समझना अगर नहीं समझ में आया है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फिर हम बताएंगे, प्रयास करेंगे, कहीं भी और भी दिक्कत कहीं पे है तो समझ कैसे करते हैं। अब देखिए 7 नंबर में क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है, इसको देखते हैं। देखिए जब भी पॉइंट के बाद, ठीक है, इस तरह से कोई संख्या रिपीट करता है, दो एक है, अब दो दो एक है, फिर दो 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 एक, यानी कि एक अंक बढ़ते जा रहा है, ठीक है, एक अंक बढ़ते जा रहा है और एक कभी नहीं कटेगा, इसका मतलब ये कौन संख्या है, ये अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय, क्योंकि ये देखिए इसको हम पी बाय क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये चलते रहा है, इस तरह दो 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 बढ़ते बढ़ते रहेगा, ये कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं होगा, कैसे लिखेगा पी बाय क्यू रूप, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए ये देखने में लग रहा होगा आपको अपरिमेय, लेकिन ये क्या है, ये परिमेय है, क्या है, ये परिमेय है। अब परिमेय कैसे है उसको समझते हैं। देखिए ये रूट 16 बट्टे कितना 25 है, तो अगर हम रूट से अगर इसको बाहर निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। बताइए 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का, तो 4/5 क्या होता है, परिमेय होता है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय होगा, ठीक है। आते हैं 9 नंबर में, देखिए यह 4/√2 है, क्या है, 4/√2। देखिए 4 तो परिमेय है, मतलब ये पूर्णांक है, लेकिन √2 पूर्णांक है नहीं है, √2 पूर्णांक है ही नहीं, इसका मतलब ये पूरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब आते हैं √3। क्या है, ये तो ऑलरेडी अपरिमेय है, क्योंकि ये पूर्णांक है ही नहीं, पूर्णांक है ही नहीं, पूर्णांक होना चाहिए तभी ये परिमेय होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कहीं भी किसी प्रकार कोई दिक्कत या डाउट नहीं होगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगर कहीं डाउट भी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको फिर से दोबारा से आपको बता सकें।
देखिए, अब तक आप लोगों ने जितना पढ़े थे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको ध्यान समझिएगा और समझने का पूरा प्रयास करेगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में हर एक बार यहाँ से 2 या 5 नंबर का सवाल रहता है। चलिए, सबसे पहले इसको समझाने से पहले मैं आप सभी को एक थोड़ा सा पहले भाग बता दूंगा। ठीक है, देखते हैं क्या क्या सब निकलता है। देखिए, मान लीजिए ये 2 है और हमें 10 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, है ना। देखिए, भाग देंगे तो कितना होगा, 2 पंचे 10 कट जाएगा। तो अब अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ भाग में रिलेशन क्या क्या होता है, क्या भाग में क्या रिलेशन होता है, या ये कह सकते हैं कि भाग को जांच करने का क्या तरीका है, तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, है ना। तो बताइए भाज्य किसको बोलते हैं, तो ये बीच वाले को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ठीक है, भाजक बोलते हैं जिससे हम भाग देते हैं। ठीक है, और भागफल किसको बोलते हैं, ये यहाँ जो आता है, और जो नीचे आता है उसको बोलते हैं शेषफल, है ना। ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, मेरे ख्याल से आपको पता होगा। ठीक है, तो वहीं से आप इसके बदले जो आप अभी आप लोग 10th क्लास में आ गए ना, अब इसके बदले ये ना लिख करके आप क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी जहां भाज ये बोलते थे उसको अभी क्या मानेंगे, ए। भाजक को बी मानेंगे, भागफल को क्यू मानेंगे, शेषफल को आर मानेंगे। आ रही बात समझ में, जो बता रहे हैं आपको। यानी कि ये जो बीच में 10 है इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, यहाँ पहले देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे क्यू, इसको बोलेंगे आर। ठीक है, तो वहीं से देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि ये है आपका एचसीएफ निकालने का विधि। क्या है, इसको बोल सकते हैं हम एचसीएफ निकालने का एक तरीका, एक विधि है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग पहले एचसीएफ निकालते थे भाग विधि के द्वारा, है ना, या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, आप उस विधि से नहीं निकालना है, आप निकालेंगे इस विधि से। यानी कि एक जो फॉर्मूला जो दिया गया आपको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, इससे करेंगे। ये समझ गए आप लोग। चलिए आप इसमें आते हैं। देखिए, तो जहां आर जो होता है यानी शेषफल जो होता है, आर किसको बोलते हैं, शेषफल को बोलते हैं। ठीक है, शेषफल जो होता है या तो जीरो होगा, सुनिए फिर क्या बोल रहे हैं हम, जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। बी किसको बोलते हैं, तो भाजक से, भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, यानी जिससे भाग देते हैं तो शेषफल उससे छोटा होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होता है या तो जीरो होगा, इसको पढ़ते क्या ये भी समझ लीजिए, इसको बोलते हैं जीरो लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। ठीक है, चलिए समझा रहे हैं आपको। देखिए, अगर इस तरह का साइन रहेगा कहीं पे तो इसको बोलते हैं लेस देन। ठीक है, वीडियो आ रही क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को, क्या बोलते हैं, लेस देन। अगर इस तरह का रहेगा, नीचे में इस टाइप का रहेगा, नीचे इसको बोलते हैं बराबर, इसको बोलेंगे लेस देन इक्वल। ठीक, अगर इधर रहेगा तो इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अगर इस टाइप का रहेगा तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ये आप याद कर लेते हैं ताकि कहीं भी अगर ऐसा सिंबल दिया रहे। अभी तो आप इतना पढ़ें, लेकिन आप जब क्लास 11 12th में अगर मैथ रखिएगा तो वहाँ आपको ये सब चीज़ के मतलब जानकारी हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो इसको ये सब चीज़ बोलते हैं। तो इसको पढ़ेंगे जीरो लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, ये पढ़ते हैं, समझ गए बात। जहाँ शेषफल जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा या नहीं, तो या यहाँ पे यहाँ ये भी लिखा गया है, या जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा होगा, जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 20 से छोटा होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए जिसे भाग दिया है ना, तो जो शेषफल इसी को बोलते हैं आर। तो देखिए शेषफल जो है यहाँ कितना, जीरो है,
तो बोले ना कि शेषफल जो होगा 0 के बराबर होगा। तो हर एक भाग में शेषफल 0 नहीं ना आता है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे ये भी लिखे हैं या 0 से बड़ा होगा। 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। देखिए 0 से, अब मान लीजिए एक और भाग देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 से करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए 10 लेते हैं, ठीक है। 3 तिया 9, 10 में 9 घटाएंगे 1, तो यहाँ पे देखिए शेषफल क्या आया है? 1 आया। 0 से बड़ा आया, तो वही चीज है या 0 से बड़ा होगा। समझ गए? आगे देखिए, लेकिन लेकिन 20 से छोटा होगा। 20 से क्या होगा? छोटा होगा, यानी भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। तो भाजक 3 है, देखिए 3 से छोटा है कि नहीं है ये? यहाँ देखिए 2 से छोटा है कि नहीं है ये? तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। ये जो हिंदी में जो इतना पूरे लिखे हैं ना, इसका मतलब यही है। ये हम इसके आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आता है। यही बात यहाँ पे लिखा गया है मैथ की भाषा में, यानी कि आर जो एंसेसफल जो होता है तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा? छोटा होगा। समझ गए? यही बात यहाँ पे हम हिंदी में आपको अच्छे तरीके से लिख दें ताकि आपको डाउट ना हो। समझ गए? चलिए, आप मेन जो टॉपिक था अभी तो समझ गए। अब चलते हैं हम लोग कि इस विधि से एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग को नॉलेज हो जाएगा। एक तो कि ये जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग समझ जाएंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ निकालने के। चलते हैं एचसीएफ। मान लीजिए कोई ये नंबर आपको दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए है कुछ, पहले छोटा सा लेते हैं तब फिर बड़ा जाएंगे, है ना, धीरे धीरे। मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है। कितना है? 6 है और 150 है। हमको निकालना है क्या? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक, कोई बात नहीं। देखिए, तो एचसीएफ निकालने क्या करेंगे, हमेशा आपको क्या करना है कि जो छोटा रहेगा ना, जो छोटा रहेगा उसको क्या मानेंगे? बी। ये क्या है? इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे। तो ऐसे लिख लीजिए, ए कितना बराबर 150 और बी बराबर 6। मतलब जब भाग देते हैं तो कैसे भाग देते हैं? जो छोटा रहता है उसको आगे में रखते हैं, यानी इस तरह से भाग देंगे ना, 6 से और 150 से, इस तरह भाग देते हैं। वही चीज यहाँ पे हुआ। तो ए क्या है? 150 है। ए किसको बोलते हैं? बीच वाले को, यानी भाज्य को। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया ए बराबर कितना? 150 और बी कितना? 6 है। बी कितना? 6 है। ठीक है, तो अब पहले क्या करेंगे आप लोग को कि जिस तरह से हम लोग बचपन में भाग विधि से एचसीएफ निकालते थे ना, तो पहले वैसे ही पहले क्या करेंगे हम लोग? एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद तब इस विधि में आएंगे। चलिए पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। तो कैसे एचसीएफ निकालेंगे तो बताइए। तो 6 दूनी 12, 5 में 2 घटाएंगे 3, 1 में 1 घटाएंगे कट जाएगा, है ना। तो 0 उतारेगा, 6 पंचे 30। ये तो एक ही बार में कट गया, है ना। ये तो एक ही बार में खत्म हो गया। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए ये एचसीएफ निकाले हम, तो बताइए इसको कैसे लिखेंगे। ये तो एचसीएफ बताइए कितना हुआ इसका। तो एचसीएफ का कितना हुआ? 6 हुआ। कितना हुआ? एचसीएफ कितना हुआ इसका? 6 हो गया। यानी कि जहां पे शेषफल 0 आएगा, ठीक है, जहां पे शेषफल 0 आएगा उसका जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ कितना हुआ? 6 हुआ। तो इस विधि से अभी बनाएंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, आप पहले जब आप एग्जाम में लिखिएगा ना, पहले इसको ऐसे कर लेंगे। अब आएंगे ये विधि में, तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसी को यहाँ पे लिखना आपको। ये तो हम ऐसे बता रहे हैं, यहाँ पे लिखना फिर दोबारा से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से या परमेय से बोल सकते हैं ना, परमेय से भी लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ये होता है। और इसको भी लिख देना है कि जहां, इसको एक बार और लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। जहां जहां आर क्या होता है? तो 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी होता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे लिखिए, बताइए इसमें ए कितना है? तो 150 है। तो ए के जगह क्या लिखेंगे? 150 बराबर बी कितना है? बी
बी 6 है तो क्या लिखेंगे 6। यहाँ बीच में गुना है, गुना कीजिए। क्यों, क्यों कितना है 25 है, 25 लिखेंगे। प्लस शेष कितना है 0 तो 0 लिखेंगे। तो जहां यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0, अतः HCF बराबर 1, सॉरी 1 नहीं 6 है ना, सॉरी 6 है तो 6 लिखेंगे। समझ गए बात। तो इस तरह से करते हैं। चलिए ये तो छोटा सा लिए, अब थोड़ा बड़ा अंक कोई लेते हैं, उसका एचसीएफ निकालेंगे तो और आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़ा संख्या कोई लेते हैं। वीडियो आ रही क्लियर ना? देखिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा बड़ा संख्या लेते हैं कोई। देखिए जैसे मान लीजिए 25 लेते हैं, ठीक है, और 618 लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको भाग देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे भाग दीजिएगा, या आप ऐसे मान लीजिए है ना, कौन क्या है, ए है कौन बी है ना, कर लेते हैं। देखिए तो जो बड़ा रहेगा ना उसको मान लेंगे ए बराबर कितना मान लीजिए 618। बी किसको मानेंगे, छोटा रहेगा है ना। चलिए तो छोटा, उसी से पहले क्या करना आपको भाग देना है। तो 618 है, बताइए 25 का पढ़ा दो बार पढ़िए कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50। एक में 0 जाएगा 1, 6 में 5 घटाइए है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 8 को उतारेंगे है ना, फिर 25 चौके 100, 8 में 0 जाएगा 8, 1 में 0 जाएगा 1, 1 1 कट जाएगा। देखिए तो यहाँ तक हम लोग भाग की तरह करते थे है ना, तो यहाँ पे कटा नहीं, पूरा नहीं कटा ना। जब तक सेसफल 0 नहीं आएगा हम करते रहेंगे। तो सेसफल 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर यहाँ ऐसे करेंगे, ये जो भाजक है इस भाजक को यहाँ लिखेंगे अब। ठीक है, यहाँ का जो भाजक होता है उसको लिखते हैं ना। तो चलिए फिर 18 का पारा एक बार पढ़ेंगे, 18 एकम 18 घटाइए, तो एक बचा लेंगे 15 में 8 जाएगा 7, यहाँ बचा एक में एक कट जाएगा। देखिए अभी भी सेसफल 0 नहीं आया है, क्या करेंगे फिर वही काम, फिर इसको ऐसे देंगे, ये वाला जो 18 है ना इसको यहाँ पे लिखेंगे अब। तो बताइए 7 का पारा कितना पढ़ेंगे, तो 7 का पारा दोबारा पढ़िए, 7 दूनी 14, 8 में 4 गया 4, एक एक कट जाएगा। वीडियो आ रही के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए यहाँ तो समझ गए। देखिए अभी भी ये नहीं कटा है, नहीं कटा है। चलिए इसको किसी तो हाल में आपको काटना ही काटना है। चलिए इसको हम यहाँ पे करते हैं, तो क्या करेंगे फिर, ये 4 जैसा है ये 4 वैसे ही रहेगा, ये जो 7 है ये कहाँ जाएगा, ये इसका यहाँ पे आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो बोले 4 का परा कितना पढ़ेंगे, एक बार 4 एक 4, तो 7 में 4 घटाएंगे कितना आएगा 3। देखिए अभी भी सेसफल 0 नहीं आया है, फिर क्या करेंगे 3 ऐसे रहेगा, ये 4 को यहाँ लिखेंगे। बताइए 3 का परा कितना पढ़ेंगे आप, एक बार 3 एक 3, तो 4 में 3 गया 1। देखिए अभी भी नहीं आया है, अभी भी नहीं आया है। फिर एक ऐसे रहेगा, फिर ये 3 यहाँ आ जाएगा। नीचे आ रहा है वीडियो, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक कम करते इसको थोड़ा सा हम ऊपर ही करते हैं। देखिए यहाँ से करते हैं, ये 4 से भाग यहाँ पे दिए थे है ना, ये आया था, दोबारा करते हैं, यहाँ से कीजिए, थोड़ा जगह कमी है इसीलिए। देखिए यहाँ से करते हैं, तो 4 एकम 4, 7 में 4 गया 3। ठीक है, फिर ये 3 ऐसे रहेगा, ये 4 जो है ये अब यहाँ पे आ जाएगा। तो बताइए 3 का परा एक बार पढ़ेंगे 3 होगा, 4 में 3 घटाएंगे 1। देखिए अभी भी सेसफल 0 नहीं आया है, फिर ऐसे रहेगा, ये 3 यहाँ रखेंगे, तो 1 का परा 3 बार पढ़िए तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बताइए कि एचसीएफ किसको लेते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए, जहां पे सेसफल 0 आ जाए, जहां पे सेसफल 0 आ जाए उसका जो भाजक होता है ना वही एचसीएफ होता है। तो देखिए सेसफल 0 कहाँ पे आया है, इधर कहीं नहीं आया था, यहाँ पे आया है। इसका भाजक कौन है, एक है, ये एक है ना, तो एक क्या होगा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। समझ गई बात। ये तो हम लोग बचपन में जो पढ़े थे वैसे कर लिए, लेकिन अभी तो वैसा नहीं करना है ना। अभी आपको जो विधि हम बता रहे हैं आपको वैसे करना। देखिए इतना तो करना ही है, कॉपी में इतना तो करना ही है, लेकिन उसके साइड में अब ये कम करना, क्या करना देखिए। अब तो पहले हम ऐसे लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको लिख लेंगे पहले।
ताकि आपको नंबर अच्छी तरीके से मिले। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ पे कितना a बराबर बी क्यू प्लस आर है। देखिए यहाँ पे, यहाँ शुरू करिए, ऊपर शुरू कीजिए, बताइए इसमें यहाँ कटा है ना ये डायरेक्ट, इस पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो बताइए इसमें a कितना है, तो 625 यही a है, ये है ना, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे 625 बराबर है बराबर b कितना है, तो देखिए b कितना है, ये 25 है तो लिखेंगे 25 गुना q कितना है, तो 24 है तो 24 लिखेंगे प्लस r कितना है, तो देखिए यहाँ जो भाग दिए हैं अभी, तो r देखिए कितना यहाँ पे आया, 18 आया ना, तो क्या लिखेंगे 18, क्या लिखेंगे 18। क्या आप लोग बताइए, क्या शेषफल यहाँ पे 0 आया है, नहीं आया है, तो लिखेंगे r डज नॉट 0, 8 डज नॉट 0 यानी कि r 0 नहीं आया अभी, शेषफल 0 नहीं आया है, तो क्या करेंगे, यहाँ तक तो फेल हो गया। अब फिर इसमें आइए, यहाँ पे भाग दिए ना, यहाँ पे भाग दिए थे, अब फिर यहाँ दिए हैं, इसमें आ जाइए, अब फिर लिखेंगे, बताइए फिर इसी को लिखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर वही फॉर्मूला फिर दोबारा लिखना है। देखिए अब बताइए इसमें a कितना है, इसमें अब इसमें देखना है a कितना है, तो 25 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 बराबर b कितना है, b देखिए 18 है, तो 18 लिखेंगे, ये बीच में कोई नहीं, क्या है गुना है, क्यों कितना है, क्यों 1 है, तो 1 लिखेंगे प्लस r कितना है, तो r यहाँ से कितना है, ये 7 कितना है यहाँ पे, तो 7, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 7। तो बताइए आप लोग, क्या शेषफल जो है 0 आया, नहीं आया, तो लिखेंगे r डज नॉट 0, मतलब इसी तरह से आपको यहाँ तक करना है, समझ रहे बात, इसी तरह क्या करना आपको यहाँ तक करना है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी कर लिए हैं, ठीक है, अब चलते हैं, अच्छा इसको ऊपर इसको मिटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देखिए तो कहाँ तक कर लिए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब यहाँ इसमें आते हैं ना, ये वाले में, तो फिर क्या करेंगे, यही फॉर्मूला आपको लिखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बताइए इसमें ये वाले में a कितना है, तो बीच वाले को a बोलते हैं, 18 जो है, लिखेंगे यहाँ पे 18 बराबर b कितना है, इससे भाग दिए 7 है, तो 7 लिखेंगे गुना क्यों कितना है, क्यों जो है 2 है, 2 लिखेंगे प्लस r कितना है, तो 4 है, क्या लिखेंगे 4। बताइए r क्या 0 आया यहाँ पे, नहीं आया है, यहाँ फिर लिखेंगे r डज नॉट 0, यानी जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं आया, ये भी फेल हो गया। फिर यहाँ आइए, यहाँ पे देखिए, फिर लिखेंगे ये फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर, लिख लिए। तो बताइए अब इसमें बताइए a कितना है, तो भाग कहाँ दिए, यहाँ ये जो है, ठीक है, तो a कितना है 7 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 7 बराबर b कितना है, तो 4 है, गुना क्यू कितना है 1 है, प्लस r कितना है, यहाँ 3 है ना, तो 3 लिखेंगे, क्या 0 आया सफल नहीं, क्या फिर यहाँ लिखेंगे r डज नॉट 0, r डज नॉट 0, तो और हम यहाँ भी ये बचा हुआ है ना, अब इसमें आते हैं, फिर देखिए फिर इसी को लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसमें देखिए, अब बताइए ये वाले में, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, अब देखिए ये वाले में a कितना है, तो 4 है, तो लिखेंगे 4 बराबर b कितना है 3 है, गुना क्यू कितना है 1 है, r कितना है, तो यहाँ देखिए शेषफल घट के यहाँ 1 आया है, तो 1 लिखेंगे, तो r डज नॉट 0, क्या r जो है वो 0 के बराबर आया है, नहीं आया है। फिर देखिए, फिर इसमें देखिए, फिर यही फॉर्मूला लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो देखिए यहाँ पे, अब इसमें देखिए a कितना है, तो 3 है, तो 3 लिखेंगे बराबर b कितना है, तो 1 है, 1 लिखेंगे, गुना क्यू कितना है 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस r कितना है, तो 0 है, यहाँ पे क्या है 0 आया ना, तो 0 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ फिर लिखेंगे r बराबर 0, r बराबर 0 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे अतः HCF कितना आया था 1, तो लिखेंगे 1, समझ गए बात। तो इस तरह से करना बहुत आसान है, कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको कॉपी में करना क्या है, अब एग्जाम जहां भी दीजिएगा, सबसे पहले आपको जैसे भाग विधि से हम लोग कैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, उसके बगल में, ठीक है, ये सारे कार्यक्रम करेंगे। चलिए, ये तो आपको थोड़ा पूरा बोर्ड ये खराब हो गया, पूरा गड़बड़, मतलब कि पूरा बोर्ड से
भर गया है ना। क्या करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब एक अच्छे बढ़िया से क्या करते हैं, इसको पूरा मिटा के तब आपको फिर दोबारा समझाते हैं, ठीक है। उतार लीजिए इसको। देखिए क्या लिखा क्वेश्चन, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ ज्ञात करें। मतलब कि इस तरह क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा बोर्ड में, ठीक है। और इस तरह से आपको करना बनाना है। तो क्या करेंगे, पहले आप लोग देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या करेंगे, पहले इसको कहीं पे इधर एचसीएफ पहले ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद अभी जो जिस तरह लिखे थे वैसे ही लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए इसमें ए कितना है, तो ए किसको मानेंगे, जो बड़ा रहेगा, 128 है। बी किसको मानना है, जो छोटा है, 60 को। चलिए भाग दीजिए। तो 60 से क्या करेंगे, भाग देंगे। इससे भाग बनाते हैं, वैसे करना है, इससे वैसे ही बनाते हैं ना। देखिए तो बोले कितना होगा, तो 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, घटाइए। 8 में 0 घटाएंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। 2 में 2 घटाएंगे, खत्म। 1 में 1 घटाएंगे, खत्म। इस तरह से हो गया, खत्म, ठीक। अब उसके बाद और कोई संख्या तो है ही नहीं, उतारेंगे, ठीक है। तब क्या करेंगे, इसको इस तरह करेंगे। ये 60 जो है इसको यहाँ लिखना है बीच में। अब फिर भाग दीजिए। क्या करना आपको, फिर भाग देना है। किससे देंगे, आप 8 से दीजिए। तो बताइए 8 का परा कितना पढ़ेंगे, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो 56 लिखिए। तो एक बचा लेंगे, 10 में 6 गया 4, बचा 5, 5 में 5 में घटाएंगे, खत्म। वीडियो आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये 4 ऐसे रहेगा, ये जो 8 है इसको यहाँ पे लिखेंगे। बताइए 4 का परा कितना पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तो 4 दूनी 8, कट गया। ठीक है, बताइए एच सी एफ कितना आया, तो एच सी एफ बराबर 4 आ गया। ये तो कर लिए, इतना तो आपको एकदम करना ही करना है। अब उसके बाद जो आप करना है ये करना है, यहाँ फिर लिखेंगे। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से या पर में से बोल सकते हैं ना, से क्या है, तो ए बराबर जो होता है वो होता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर क्या होता है, आर जो होता है 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन क्या होता है, बी होता है। ये तो आपको लिखना ही है, ठीक। अब यहां से लिखिए, देखिए बताइए ए कितना है, इस वाले में देखिए, पहले इस वाले में देखना है आपको कि ए कितना है। ठीक है, बताइए तो ए कितना, 128 है। तो एक्स के जगह क्या लिखेंगे, 128 बराबर है, बराबर बी है। तो बताइए बी कितना है, तो 60 है, तो 60 लिखेंगे। बीच में गुना है, गुना करेंगे, क्यों है, क्यों कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। प्लस है, प्लस आर कितना है, तो 8 है, तो 8 लिखेंगे। क्या आर जीरो आया, नहीं आया, तो लिखेंगे आर डज नॉट जीरो। ठीक है, फिर एक बार क्या करेंगे, फिर इसी फॉर्मूला लिखना आपको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, चलिए इतना तो हो गया। अब आ जाइए इसमें, ये वाले में आइए आप, तो बताइए इसमें ए कितना है, तो 60 है, तो ए की जगह क्या लिखेंगे, 60 बराबर बी कितना है, तो 8 है, तो 8 लिखेंगे। बीच में गुना है, कर देंगे, क्यों 7 है, प्लस आर, शेषफल कितना 4 है ना, तो क्या लिखेंगे 4। तो बताइए क्या शेषफल अभी जीरो आया है, नहीं आया है, तो लिखेंगे आर डज नॉट जीरो। मतलब कि जो शेषफल है वो जीरो अभी तक नहीं आया है। वीडियो आ रही क्लियर ना, ठीक है, इतना समझ गए। फिर क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे देखिए, ये भी इसमें नहीं हुआ, अब इसमें आ जाए। तो फिर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बताइए इसमें अब ए कितना है, तो 8 है, 8 लिखेंगे। बी कितना है, 4 है, गुना क्यू कितना है, 2 है, प्लस आर कितना है, यहाँ पे 0 है, तो 0 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आर कितना आ गया, 0 आ गया, तो लिखेंगे अतः, अतः मासा या एस सी एफ जो बराबर है वो कितना है, 4, तो 4 ही है ना, तो 4 लिखेंगे। तो इस तरह से किया जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस तरह से एस सी एफ निकालेंगे, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें, कहीं भी किसी प्रकार की फिर भी कोई दिक्कत अगर आप लोग को होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। इसको पहले नोट कीजिए आप लोग।
देखिए, एक बार स्टेप समझ लीजिए क्या करना है। सबसे पहले आपको इस स्टेप में जो भी चीज़ है पहले उसको लिखना है, फिर इस स्टेप में आएंगे, फिर इसमें आएंगे, इस तरह से करते रहना है आपको जब तक कि सेक्सुअल जीरो ना आए। आपको ऐसे ही करते रहना है, ठीक है। ये होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एससीएफ। ये दो होता है एग्जाम में हर एक बार, ये गारंटी है हर एक बार ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन रहता है 2 या 5 नंबर से। और ये जो आपसे बताइए आपको, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा ये, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास जितना पढ़ा है आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगे। और कहीं दिक्कत है किसी प्रकार की, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जाके मिलिए, वहाँ पे जुड़ जाइए। जाके आपको इसका जो वीडियो का उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जुड़ जाइए। वहाँ आप हमसे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हम उसको रिप्लाई देने की प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज आप लोग का जो न्यू सिलेबस है वो स्टार्ट हो गया है 2025 के लिए। तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। इतना जब हम मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए, ठीक है। तो अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप जरूर मुझे बताइएगा। तो नोट्स का लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नोट्स जो आप लोग का तैयार हो रहा है, ठीक है, जैसे ही पूरा हो जाएगा वो आप लोग को हर एक मतलब कि हर चैप्टर के चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, मैथ हो, साइंस हो, हॉस्टल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका नोट्स आपको जरूर मिलेगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल फिर। तो देखिए, आज तो बेसिक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा और रह गया, जो कि वैसे आप तो बेसिक जो अभी बच गया थोड़ा सा, वो पहले आप लोग को पढ़ाए भी हैं। अगर आप बेसिक लेक्चर देख रहे हैं, बेसिक देखिए, आप लोग का जो सिलेबस चल ही रहा है, साथ ही साथ जो बेसिक हम लोग कवर करने वाले 10 दिन था, ठीक है, तो बेसिक अभी भी करा रहे हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको काम आएगा आगे चलकर। क्योंकि आप जो इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिक है, जो कि आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं उसको, ठीक है, लेकिन फिर बताएंगे कल हम, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मैथ में कितना भी कमज़ोर है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम बेसिक से ही चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक।